Dear student, subject chemistry, class 12th, chapter surface chemistry, content name colloidal phase. Means we are going to study the colloidal solution, colloidal mixture and colloidal phase. According to Thomas Graham, studied the ability of diffusion of dissolved substance through a parchment membrane and divided them into two classes, crystalloid and colloid. The aqueous solution of such substance diffuse readily through a parchment membrane or a vegetable membrane or animal membrane. They are easily be converted into crystalline state just like salt, urea and sugar. Second, their aqueous solution exhibits little or no tendency to diffuse through the parchment membrane or animal membrane that are known as the colloids. Example, starch, glue, gelatin, albumin. Due to their gluey nature, they are termed as a colloid. The word colloid is derived from two words, colla means glue, idwise means glue like. हमने जाना थॉमस ग्राहम ने डिफ्यूजन के बेस पर, डिफ्यूजन मतलब किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कितना मटेरियल डिजॉल्व है वो कितना डिफ्यूज होगा, इस बेस पर उन्होंने मटेरियल को टू पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट क्रिस्टलॉइड, सेकंड कोलॉइड। क्रिस्टलाइड वो मटेरियल होते हैं जो इजीली पार्चमेंट मेम्ब्रेन, वेजिटेबल मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन को अक्रॉस ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, मीन्स इस पार से उस पार चले जाते हैं, वो जल्दी क्रिस्टल बनाते हैं जैसे साल्ट, यूरिया या शुगर। लेकिन बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जो ग्लूवी नेचर के होते हैं, वो लिटिल या नेवर टेंडेंसी, एक भी टेंडेंसी शो नहीं करते इन मेम्ब्रेन को इस पार से उस पार ट्रांसपोर्ट या क्रॉस ट्रांसपोर्ट होने में, तब हम इन्हें कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। आफ्टर दैट ग्राहम ने क्लासिफिकेशन भी दिया लेकिन वो इनकरेक्ट निकला। एट अ मॉडर्न टाइम कोलाइड इज नॉट ए सब्सटेंस, कोलाइड कोई पदार्थ नहीं है, ये एक पर्टिकुलर स्टेट है। कौन सी स्टेट? जिसमें दो या दो से अधिक स्टेट आपस में इस तरह डिजॉल्व की गई हैं कि ये हेट्रोजीनस होता हुआ भी होमोजीनस जैसा बिहेव करता है। मीन्स कभी ये क्रिस्टलॉइड और कभी कोलाइड आपस में इस तरह डिस्पर्स और डिस्पर्सन फेज में आते हैं, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि यह ट्रू सॉल्यूशन जैसा बिहेव करता है। सॉल्यूशन आर क्लासीफाई इन द फॉलोइंग थ्री टाइप: ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। यदि हम साइज या शेप के आधार पर बात करें कि कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होगा और इस कोलाइडल सॉल्यूशंस को ट्रू और सस्पेंशन दोनों से कंपेयर करें तो हमें क्या पता चलता है कि ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर होता है। इसके में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच का होता है। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, इसके पार्टिकल का साइज 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच में देखने को मिलता है। मीन्स 1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम ट्रू सॉल्यूशन, 10 to 1000 एंगस्ट्रॉम सस्पेंशन सॉल्यूशन। बट कोलाइडल सॉल्यूशन होगा तो हेट्रोजीनस, लेकिन इनके पार्टिकल का साइज 10 to power -9 से 10 to power -7 तक होगा, मीन्स 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम तक, और ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा कि ये होमोजीनस जैसा बिहेव करेगा। ओके डियर स्टूडेंट, सो वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, सो ऑन। True solution, the size of solute particle is less than 10 to power -9 meter or 1 nanometer. Size of solute particle in colloid 10 to power -9 to 10 to power -7. Suspension, the size of solute particle is greater -7 to 100 nanometer. Characteristic of colloidal system. चलिए जानने की कोशिश करते हैं वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि यह फेज या यह सिस्टम कोलाइडल फेज या सिस्टम है। अ कोलाइडल सिस्टम इज अ हेट्रोजीनस सिस्टम कंसिस्टिंग टू फेज। यह एक हेट्रोजीनस सिस्टम है जिसमें एक डिस्पर्स्ड फेज होती है, दूसरा डिस्पर्सन मीडियम होता है। मतलब कोलाइडल सिस्टम एक हेट्रोजीनस सिस्टम है जिसमें एक डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा डिस्पर्सन मीडियम होता है। ये दोनों फेजेस और मीडियम आपस में साइज के बेस पर डिफर करते हैं। कोलाइडल पार्टिकल आर इनविजिबल टू नेकेड आई।
but their scattering effect may be seen through a microscope. कोलाइडल सॉल्यूशंस के पार्टिकल का शेप अलग अलग होता है, अलग अलग होने के कारण भी हमें नेकेड आई से तो नहीं दिखाई देते, लेकिन स्कैटरिंग इफेक्ट देखा जाता है तो माइक्रोस्कोप पर ब्राउनियन मूवमेंट और टेंडल प्रभाव को हम स्पष्टली देख सकते हैं। कोलाइडल पार्टिकल निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों तरह के हो सकते हैं। कोलाइडल पार्टिकल में लार्ज टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए एडजार्वेशन जैसी घटनाओं को भी परफॉर्म करते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium, type of particle of dispersed phase means हमने एग्जाम्पल लिया सपोज देन फॉग। फॉग में हमने मिक्स क्या किया है, डिस्पर्सन मीडियम क्या है, गैस, डिस्पर्स क्या है, लिक्विड। स्मोक में गैस और सॉलिड का मिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, सॉल में लिक्विड और सॉलिड का, मिल्क में लिक्विड और लिक्विड का, लेदर ऑफ सोप में लिक्विड और गैस का, कलर ग्लास एंड जेम्स में सॉलिड एंड सॉलिड का, सॉलिड और लिक्विड, जेम जेली चीज़ में एडजॉर्ब गैसेस को सॉलिड और गैस के साथ। व्हाट इज़ द सॉल, व्हाट इज़ द जेल, व्हाट इज़ द इमल्सन एंड व्हाट इज़ द पायस। सो कम ऑन हियर, व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस, जब किसी सॉलिड सब्सटेंस को डिस्पर्स किया जाता है किसी लिक्विड मीडियम में, मीन्स जब सॉलिड डिस्ट्रीब्यूट होता है लिक्विड मीडियम में, तो उन दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन से जो कोलाइडल सिस्टम बनता है उसे हम सॉल कहते हैं। यूजुअली सॉल इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन सच एज द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, गोल्ड इन वाटर, दैट्स all of sol means where gold is distributed within water. Second, gel, when a liquid is dispersed into a solid, जब कोई लिक्विड के साथ डिस्पर्स होता है तो बनने वाला कोलाइडल सॉल्यूशन जेल कहलाता है। एग्जाम्पल, जेली, चीज और बटर। थर्ड, पायस और इमल्सन, जब लिक्विड डिस्टर्ब मिलता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है लिक्विड के साथ जो कि इमिसबिल होते हैं और बनने वाला सॉल्यूशन कोलाइडल होता है, तब हम उसे इमल्सन या पायस कहते हैं, जैसे क्रीम, मिल्क, रबर, लैटेक्स आदि। On the basis of colloidal nature, interaction between dispersed phase and dispersion medium, colloidal solution are two types. Some are lyophilic, second are lipophilic, means lyophobic और lipophilic। लायोफिलिक, ऐसे सब्सटेंस जिनको आपस में हमें रिसेक करें या स्टीयर करें, वो आपस में कुछ समय के बाद यदि मिल जाते हैं तब ऐसे सब्सटेंस लायोफिलिक लिक्विड कहलाते हैं। जबकि लायोफोबिक सब्सटेंस, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम लगातार सेकिंग और स्टीयरिंग करते हैं फिर भी वो मिक्स होकर के कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाते, ऐसे सब्सटेंस को हम लायोफोबिक कहते हैं। मीन्स कोलाइड सॉल्यूशंस लविंग मटेरियल लायोफिलिक होते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशंस रिपल्सिव मैटर लायोफोबिक के नाम पर जाने जाते हैं। आफ्टर दैट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफोबिक मॉलिक्यूल्स लार्ज होते हैं, ये साल्वेशन से बनते हैं, इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, ये कभी कोएगुलेट नहीं होते, माइक्रोस्कोप में भी इनविजिबल रहते हैं, पार्टिकल में पॉजिटिव या निगेटिव या कोई चार्ज हो या ना हो सकता है। लायोफोबिक पार्टिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं, विस्कोसिटी इनकी बराबर रहती है, स्पेशल मेथड एप्लाइड किया जाता है, लेस स्टेबल होते हैं, कोएगुलेट हो सकते हैं। ओके, we classify the colloidal solution on the basis of particle of dispersed phase. Then we find multicellular colloidal solution, micromolecular colloidal solution and associated colloidal solution. Multimolecular colloidal solution. Colloidal particles in such solution are formed by the aggregation of atoms or small molecules of less than 10 angstrom diameter. Then atom or molecules in these aggregates are bonded together by van der Waals force that are called multi-molecular colloid. Just like gold sol, particles of different size are formed by the aggregation of several atoms. Just like sulfur sol, maybe S8 molecules bonded to van der Waals force. Second, macromolecular colloid. इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं वो लार्ज नंबर में होते हैं।
उनका साइज भी बड़ा होता है, इसलिए उसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मॉस मैक्सिमम होता है और ये पॉलीमराइजेशन या पॉलीमर कंडीशन या पॉलीमर्स कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। लगातार इनका साइज बढ़ता हुआ चला जाता है और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, डेक्रॉन और रबर। एसोसिएटेड कोलाइड, some collide behave as strong electrolytes in dilute solution, but in high concentration their ion form aggregated particles that show the properties of a collided. These aggregate particles are called micelle and such particles are called associated colloid. थर्ड टाइप ऑफ कोलाइड में जाना गया कि कुछ कोलाइड ऐसे होते हैं जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह व्यवहार करते हैं। कब? जब वो डाइल्यूट सॉल्यूशन में होते हैं तब। लेकिन यदि उनका कंसंट्रेशन हाई कर दिया जाता है तो उनके आयन एग्रीगेट हो जाते हैं और एक नई कोलाइडल प्रॉपर्टी शो करते हैं, और इस तरह उनका कंसंट्रेशन हाई होने पर उनका एग्रीगेट होकर के कोलाइडल प्रॉपर्टी शो करना ही क्या कहलाता है? कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाता है। जो एग्रीगेट पार्टिकल बनता है हाई कंसंट्रेशंस के कारण वह पार्टिकल मिसेल कहलाता है, और यह पूरी घटना एसोसिएटेड कोलाइड के नाम पर जानी जाती है, जैसे सोप सिंथेसिस, डिटर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिसेल? मिसेल इज फॉर्म्ड अबव ए डेफिनिट टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। द कंसंट्रेशन ऑफ electrolyte above the micelle is form called critical micelle concentration, CMC. CMC is 10 to power -4 से 1 लीटर तक। आप साबुन को पहले से जानते हैं, साबुन हायर कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम साल्ट होते हैं। इसमें दो सिरे होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है, एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है। हाइड्रोफिलिक एंड वो होता है जिससे वाटर डिजॉल्व होता है, अटैच होता है, और हाइड्रोफोबिक वो होता है जिससे वाटर नहीं, जबकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो डिजॉल्व मटेरियल होता है वो उससे घुलता है और जुड़ता है। मतलब ये कहा जाए कि जब हमारे कपड़ों में जो दाग होते हैं साबुन के द्वारा हम उसे छुड़ाते हैं या साफ करते हैं। हमारे कपड़ों में दो तरह के स्पॉट या डस्ट गंदगी रहती है। फर्स्ट वाटर सॉल्युबल, सेकंड नॉन वाटर सॉल्युबल। मीन्स फैट, घी वगैरह वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, और दूसरा है वाटर सॉल्युबल, डर्ट वगैरह। जब साबुन को हम कपड़ों के टच में लाते हैं, वाटर इससे रिएक्शंस करता है, तो जो उसका हाइड्रोफोबिक एरिया होता है साबुन का वो सेंट्रल पार्ट में और हाइड्रोफिलिक एरिया सराउंडिंग पार्ट में बनाता है, और एग्रीगेशन होने के कारण वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज सराउंडिंग में और फैट सॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेंटर में पैक हो जाती है और बनता है मिसेल, और वो मिसेल के हटाते ही गंदगी अपने आप ही साफ हो जाती है। डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट the saponification action, we are going to study the method of preparation of colloidal solution. Lyophilic colloid are prepared by simply mixing dispersed phase and dispersion medium, but some are employed a special method: double decomposition method, oxidation method, reduction method, hydrolysis method, exchange of solvent method, or passing the vapor of an element into the solvent method. डबल डिकम्पोजिशन मेथड में हम आर्सेनिक सॉल्व प्राप्त करते हैं। ऑक्सीडेशन मेथड में हम लगातार नाइट्रिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराकर हम सल्फर का सॉल्व पाते हैं। रिडक्शन मेथड में भी हम गोल्ड का सॉल्व पाते हैं। हाइड्रोलाइसिस के द्वारा हम एल्युमिनियम और क्रोमियम के सॉल्व बनाते हैं। एक्सचेंज मेथड में हम डिफरेंट कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे सल्फर हो गया, फिनेप्थिलीन हो गया, एल्ब्यूमिन, इन्हें प्रिपेयर करते हैं। और स्टेबलाइजिंग एजेंट के रूप में हम NH4 NaCl का भी प्रयोग करते हैं। मतलब ये कहा जाए कि इन सभी मेथड के अलावा डिस्पर्सन मेथड जो हमारे सामने अपनाया जाता है, जिसे हम ब्रेडिंग आर्क मेथड के नाम पर जानते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट मेथड माना जाता है। मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड टू प्रिपेयर द कोलाइडल सॉल्यूशन। इन दिस मेथड द सॉलिड सब्सटेंस टू बी डिस्पर्स is ground presence of a dispersion medium in a colloidal mill, where the colloidal solution is obtained by the dispersion of large quantity of dispersion medium. Protective chloride is added for the purpose of stabilization. This method is used to formation of printer ink, paint, varnish, etc.
another important method, braid electrolytic dispersion और braiding arc method। हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन सॉल्व तैयार करते हैं किसके, मेटल के, जैसे गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम, कॉपर आदि इम्पॉर्टेंट और कॉस्टली मेटल्स के सॉल्व प्रिपेयर किए जाते हैं। इस इलेक्ट्रोलाइटिक डिस्पर्सन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, 2 रॉड लेते हैं मेटल के। रॉड हम उसी मेटल्स के लेते हैं जिसका हमें कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होता है। दोनों रॉड को हम कोल्ड वाटर में, आइसी वाटर में डिप करा देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जब इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स में देन इलेक्ट्रोलाइट्स में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाती है, एक इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होता है इसके बीच में, दोनों मेटल के इलेक्ट्रोड के बीच में। दोनों मेटल के बीच में इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होने से इंटेंस हीट प्रोड्यूस होती है, और इंटेंस हीट प्रोड्यूस होने से क्या होता है, मेटल वेपराइज होती है। मेटल वेपराइज होकर के किससे मिलती है, वाटर से मिलती है, और वाटर ठंडा होता है, वो वाटर से मिलकर कंडेंस हो जाती है। इस तरह से वह सॉलिड मेटल पार्टिकल वाटर में डिस्ट्रीब्यूट होकर के सॉल्यूशन बनाता है। नेक्स्ट है पेप्टिनाइजेशन मेथड। यह एक ऐसी डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस है जिसमें हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रिपेयर करते हैं। कैसे, सेकिंग करते हैं या स्टीयर करते हैं। इस प्रोसेस, ये एक रिवर्स प्रोसेस है किसकी, कोएगुलेशन और पेप्टिनाइजेशन की। हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट कर देते हैं एल्कोहल सॉल्यूशन में। आफ्टर दैट प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू द डिस्कस द ट्रिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस etc. तो फर्स्ट इज ब्राउनियन मूवमेंट। ट्रिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट। आपने ये एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन अपने घरों में देखा होगा क्या, जब एक स्ट्रॉन्ग बीम किसी भी लाइट की किसी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन पर फॉल होती है, गिरती है, तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन विजिबल हो जाता है, और उस विजिबिलिटी में हमें क्या दिखाई देता है कि वो उस सॉल्यूशंस के कंटेंट या मॉलिक्यूल्स इधर उधर या जिग जैग मूवमेंट करते हैं, कंटेनर की दीवार से और सेल्फ से टकराते हैं। मीन्स जब स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट किसी कंसनट्रेटेड ट्रू सॉल्यूशन में पास कराई जाती है तब ट्रू सॉल्यूशन विजिबल नहीं होता, लेकिन जब इसी स्ट्रॉन्ग लाइट को हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन सॉल्व में इंटर कराते हैं तो पूरा पथ विजिबल हो जाता है। और ये फिनोमिना, कौन सा फिनोमिना, पथ का इल्यूमिनेटेड हो जाना, चमकदार हो जाना, ट्रिंडल इफेक्ट के नाम पर जाना जाता है। ट्रिंडल इफेक्ट में हम आगे क्या देखते हैं कि ट्रिंडल इफेक्ट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पर्टिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशंस के, उनका शेप डिफरेंट होने के कारण वो अलग अलग अमाउंट में एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और अलग अलग इंटेंसिटी से वो जिग जैग मूवमेंट शो करते हैं। इसके दौरान वो आपस में और कंटेनर की दीवार से बाउंस बैक होते हैं, और उस बाउंस बैक के कारण वो लगातार हमें जिग जैग मूवमेंट करते हुए विजिबिलिटी दिखाई देते हैं। आफ्टर दैट ट्रिंडल इफेक्ट, वी आर गोइंग टू स्टडी द इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोलाइडल सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, लेकिन यदि कोलाइडल सॉल्यूशन को यू टाइप की नली में फिल कर दिया जाए और 2 इलेक्ट्रोड लगाकर उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाए, तब हम क्या देखते हैं, जो डिस्पर्स्ड कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वह एक तरफ और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल एक तरफ दौड़ना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। दे लूज देयर चार्ज ऑन द रीचिंग द इलेक्ट्रोड, और वो अपने चार्ज को इलेक्ट्रोड पर जाकर खो देते हैं। इस तरह से वो और न्यूट्रल होकर प्रेसिपिटेट बनाते हैं। मतलब क्या कहा जाए, कोलाइडल पार्टिकल का इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में इन्फ्लुएंस होने के कारण उन्हें एक अपोजिट चार्ज और की ओर क्या होना, न्यूट्रलिटी के लिए प्रमोट होना या अपोजिट डायरेक्शन का की ओर फ्लो होना इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तब वो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल चार्ज हो जाते हैं और अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर जाकर न्यूट्रल होते हैं। इस तरह से इनका अपोजिटली भी चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट होना ही इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। यदि कैटायन मूव होते हैं तो ये कैटाफोरेसिस कहलाती है, और यदि एनायन मूव होते हैं तो ये एनाफोरेसिस के नाम पर जानी जाती है। इसमें डिस्पर्सन मीडियम के अपोजिट डिस्पर्स फेज मूव करती है, और इस तरह से अनचार्ज न्यूट्रल कोलाइडल सॉल्यूशन चार्ज और पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज में चेंज हो जाता है। कोएंगुलेशन, कोएंगुलेशन मीन्स कोएंगुलेशन, when
When a small quantity of electrolyte is added to the colloidal solution, then colloidal particles become neutral and combine to form a precipitate. This process of precipitation of colloidal particles is termed coagulation. मीन्स जब किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में किसी इलेक्ट्रोलाइट्स की थोड़ा सा अमाउंट भी उसमें ऐड किया जाता है या मिलाया जाता है, तो उस इलेक्ट्रोलाइट की थोड़ी सी अमाउंट कंबाइन होने पर वह पर्टिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है और न्यूट्रल होकर प्रेसिपिटेट में बदल जाता है। इस तरह से किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन का किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में न्यूट्रल होकर प्रेसिपिटेट होना कोएगुलेशन कहलाता है। coagulation just like our blood coagulation. When an electrolyte is added to the solution, then the charge on the colloidal particle is neutralized by the ion exchange in the form of electrolyte. Due to the Brownian movement, they collide with one another, coalesces to form coagulates colloid particle just like arsenic sulfate or gold sulfate or our blood. Hardy-Sulj examined many coagulation processes and suggested that coagulation process is a process of power of ions. They have carry higher electrical charge in form of negative or positive. Protection of colloid. If a small amount of lyophilic colloid solution is added into the lyophobic colloid, then stability of increase and does not coagulate in addition of electrolytes. कहा ऐसा जाता है कि यदि हम लायोफोबिक कोलाइड की थोड़ी सी मात्रा हम लायोफिलिक कोलाइड में मिला देते हैं तो उस लायोफोबिक कोलाइड्स का कैरेक्टरिस्टिक हर समय समान रहते हैं और वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में वह कोएगुलेट नहीं होता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लायोफोबिक कोलाइड्स की थोड़ी सी मात्रा उस लायोफोबिक नेचर को मेंटेन रखती है, उसे कोएगुलेट नहीं हो देने देती, उसे प्रोटेक्ट करती है। मीन्स ये एक प्रोटेक्शन है और यही कोलाइड प्रोटेक्टिव कोलाइड के नाम पर जाने जाते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि उस लायोफिलिक कोलाइड का कितना अमाउंट उसमें मिलाया जाए। प्रोटेक्शन पाउडर ऑफ डिफरेंट प्रोटेक्टिव कोलाइड जैसे जिगमोंडी एक्सप्रेस द प्रोटेक्टिव पाउडर इज टर्म ऑफ गोल्ड नंबर, इट में बी डिफाइंड एज, मतलब हम कितना अमाउंट मिलाएं, इसकी यूनिट और अमाउंट गोल्ड नंबर से तय होगी। तो व्हाट इज गोल्ड नंबर? गोल्ड नंबर होगा क्या? गोल्ड नंबर इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स। मिलीग्राम में वो है एक नंबर होगा किसका? प्रोटेक्टिव कोलाइड के अमाउंट का, जो क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा, रोकेगा किससे? कोएगुलेशन की प्रोसेस से ऑफ 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रो गोल्ड सॉल्ट बाय द एडिशन ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ 10% ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा क्या करना है, आपने उस प्रोटेक्टिव गोल्ड कोलाइड सॉल्यूशंस की आपने मिलीग्राम में कितना मात्रा ली है? 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रो गोल्ड सॉल्ट। उसमें क्या ऐड किया है? 1 मिलीलीटर ऑफ 10% ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, कलर ऑफ गोल्ड सॉल्ट ऑन कोएगुलेशन चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू which is prevented by protective collide. For the explanation of protection process, it was suggested that particle of protective colloids get adsorbed on the particle of lyophilic colloids. आंसर वही आया, कोलाइडल सॉल्यूशन पर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, वो एक डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्सेस को अपनी उस सरफेस पर एडजॉर्ब करता है और ये भी यहाँ पर एडजॉर्बेशन ही कर रहा है, इसलिए प्रोटेक्टिव लेयर का वर्क कर रहा है। ये क्या नहीं करने देता? ये अलाउ नहीं करता आयन को, जो आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रिसिपिटेशन को परफॉर्म करने के लिए, वो आयन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि यह लायोफिलिक कोलाइड उन्हें अपनी एडजॉर्बिटिव सरफेस पे अटैच करके क्या कर लेता है? एक इंटरमीडिएट कंपाउंड में बदल जाता है। मीन्स गोल्ड नंबर के बाद application of colloid. Colloid are the great importance in our daily life and the industries. Many substances of daily uses are in colloid state. Milk, cheese, jelly, ice cream, etc. कहा जाता है कि कोलाइड का हमारे डेली लाइफ और हमारे इंडस्ट्रीज में बड़ा इंपॉर्टेंस है। कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे दैनिक जीवन में पूरी तरह से शामिल हैं। मिल्क हो गया, चीज़, जेली, आइसक्रीम, ब्लड, ये सभी तो कोलाइड ही तो हैं। चलिए क्षेत्र समझते हैं, वो कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पर कोलाइड का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट है मेडिसिन। बहुत सारी मेडिसिन और इंजेक्शन कोलाइडल फॉर्म में ही हमारे पास उपलब्ध होते हैं। इसी फॉर्म में हमारी बॉडी इन्हें जल्दी से डाइजेस्ट करती है। ये ज़्यादा प्रभावी होते हैं जब ये मेडिसिन
कोलाइडल फॉर्म में होती हैं। क्यों? क्योंकि कोलाइड में ज़्यादा सरफेस एरिया पाया जाता है, इसलिए जल्दी से एसिमिलेट हो जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एग्रॉल एक प्रोडक्टिव कोलाइड है सिल्वर का, इसे यूज़ किया जाए आँखों के इलाज के लिए तो कोलाइडल इजीली एसिमिलेट हो जाएगा। मैग्नीज, एंटीमनी, कैल्शियम और सल्फ़र इस मेडिसिन में यूज किए जाते हैं और ये तुरंत वहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं। इसी तरह पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक के इंजेक्शन है, इन्हें भी कोलाइडल सॉल्यूशन में रखा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एक कोलाइड ही है, लिक्विड एंटासिड एक कोलाइड ही है, और इस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशनों का हमारे इसमें मेडिसिन इंडस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंस है। अभी हमने कुछ समय पहले क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ाई है। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, इम्प्योर वाटर में डर्ट, सैंड, बैक्टीरिया उपलब्ध रहता है और ये सभी मिलकर उस वाटर को कोलाइडल सॉल्यूशन में बदल देते हैं। यदि हम इसे इम्प्योरिटीज़ हटाना चाहते हैं तो हम इसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं एल्युमिनियम के आयन देकर और पानी शुद्ध हो जाता है। सीवेज डिस्पोजल, सीवेज कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल डिस्पर्स इन द वाटर, निगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन आर कोएगुलेटेड एट एनोड। सीवेज का डिस्पोजल भी हम सीवेज में निगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल होते हैं जो वाटर में डिस्पर्स रहते हैं। हम निगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल को कोएगुलेट कर देते हैं एनोड में और सीवेज का ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है। स्टॉपिंग ऑफ ब्लीडिंग, ब्लड एक निगेटिव चार्ज सॉल्व होता है। जब एफिशिएंटली सॉल्यूशन या एलाम या पोटास एलम को इसके टच में या कट के टच में लाया जाता है तब ब्लीडिंग अपने आप ही रुक जाती है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो सॉल्व होता है वो कोएगुलेटेड हो जाता है Fe3+ से या एल्युमिनियम आयन से और ब्लीडिंग रुक जाती है। स्मोक प्रेसिपिटेटर, जो भी हम मास्क लगाते हैं उस पर एक रॉड लगाते हैं, उस रॉड का एडजार्वेशन सबसे ज़्यादा होती है। जब गैस उसको टच करके निकलती हैं तो वो एडजार हो जाती हैं और अदर गैसें शुद्ध हो जाती हैं। डेल्टा फॉर्मेशन, रिवर वाटर एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है क्योंकि उसमें क्ले पार्टिकल, डर्ट और पानी मिला हुआ होता है। जब रिवर वाटर समुद्र के टच पर आता है तो जो उसमें NaCl घुला रहता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, वह उस पूरे पानी को कोएगुलेटेड कर देता है। द कोलाइडल क्ले पार्टिकल सेटल डाउन, और कोलाइडल क्ले पार्टिकल नीचे बॉटम पर बैठ जाते हैं और इससे हमें क्या मिलता है? डेल्टा बनकर तैयार हो जाता है। ब्लू स्काई का दिखाई देना, जब डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं एयर में और बिखरे, इसकी इन डस्ट पार्टिकल से जब सनलाइट पास होती है तो टकराती है और स्कैटर्ड हो जाती है। एब्जॉर्ब अदर कलर, हैंस द स्काई अपियर ब्लू, और उन डर्ट पार्टिकल के द्वारा हर कलर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसलिए हमें ब्लू कलर का आकाश दिखाई देता है। इन इंडस्ट्रीज, फॉर्मेशन ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म, हम एक थिन लेयर सोडियम ब्रोमाइड की बनाते हैं, उसे सस्पेंडेड कर देते हैं इमल्सन में और फोटोग्राफिक प्लेट मिल जाती है। हम लेदर इंडस्ट्री में टैनिंग भी इसी मेथड से करते हैं। टैनिंग में लेदर को कोलाइडल स्टेट में यूजफुल ढंग से रेडी किया जाता है। हाइड द लेदर प्रोटीन आर फाउंड इन द कोलाइडल स्टेट व्हेन द हाइड्स आर सोक्ड इन द टैनिंग सॉल्यूशन, negatives are coagulated and tanning is performed. In sugar industry, decolorization is performed by the sugar solution in the concentration of bones or calcium. Rubber industry, रबर को ऑब्टेन किया जाता है लैक्टेक्स को कोएगुलेट करके। मीन्स यह एक इमल्सन होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इनको हम कोएगुलेट कराते हैं एसिटिक एसिड और बॉयल कर देते हैं तो हमें रबर कोटिंग मिलती है। फिर हम इसमें मेटल और वूलन आर्टिकल बनाते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस करा देते हैं तो लेटेक्स किस में बदल जाती है? कोलाइड में बदल जाती है और हमें ट्रू सॉल्यूशन मिलता है। इस तरह से हमने कोलाइडल सॉल्यूशन और इनकी थ्योरी को मेडिसिन में सोप के द्वारा गंदगी को साफ करने में, डिटर्जेंट के द्वारा स्पॉट को बाहर निकालने में, वाटर को प्योर करने में, सीवेज को डिस्पोजल या उसका ट्रीटमेंट करके उसे रिसाइकिल करने में, ह्यूमन या एनिमल्स बॉडी से ब्लड की ब्लीडिंग को रोकने में, स्मोक को प्रेसिपिटेट करने में, डेल्टा फॉर्मेशन में, स्काई के कलर के मिस्ट्री को सॉल्व करने में हमने डाटा का लर्न किया। हमें कोलाइडल नेचर से पता चला कि किस तरह से ये हेट्रोजीनस होता हुआ भी होमोजीनस जैसा बिहेव करता है, किस तरह से ये सिस्टम में होते हुए भी हेट्रोजीनस होता है फिर भी बिहेव होमोजीनस जैसा करता है। कैटलिस्ट के लिए इनका बेहतरीन एग्जाम्पल है क्योंकि इनमें एब्जॉर्बिंग सर्फेस ज़्यादा होती है और एब्जॉर्बेशन सर्फेस ज़्यादा होने के कारण ये बेहतरीन कैटलिस्ट का वर्क भी करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, एट दिस video we have learned the colloidal nature, how to form the micelles,
how to soap and detergent clean the impurity, based impurities in our our clothes, so on and solve the problem. Some questions are arising here: how to protect the soil, what is the amount of protective collide, what is the gold number, how can we say that liquid which mix with the liquid but they are immiscible in nature, how to form a colloidal solution. Thank you. Have a nice day.